स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने विटामिन्स के इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या क्या किस तरह से हमें विटामिन को पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। पिछली क्लास में हमने विटामिन ए की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले ली थी, तो आज जो है हम डिटेल में विटामिन ए को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। विटामिन ए जो है इसे एंटी जीरोप्लेथेमिया भी कहते हैं और साथ ही इसे हम प्रोविटामिन भी कहते हैं। इसे हम प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ए जो होता है ये जो हम विटामिन जिस रूप में खा रहे हैं ए को, उस रूप में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही होता है। तो इसका जो पूर्वगामी रूप होता है विटामिन का जो पूर्वगामी रूप है, पूर्वगामी रूप, दो रूप हैं इसके। पूर्वगामी रूप का मतलब होता है जो जिस रूप में हम विटामिन को खा रहे हैं वो हम कहेंगे। जैसे कि हम जो है विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में खाते हैं और रेटिनॉल, ये दो रूप हैं इसके। कैरोटीन जो है ये आपका वानस्पतिक, कैरोटीन क्या होता है? वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है और इसके जो बेस्ट सोर्स हैं, बेस्ट इसके सोर्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका गाजर आ जाएगा, कद्दू, और जितने भी आपके रेड और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारी इसमें आ जाएगी। इसके अलावा साबुत अनाज भी विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है। जो कैरोटीन को हम खाएंगे और ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए के रूप में एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट जो है रेटिनॉल, ये प्राणिज सोर्स से प्राप्त होता है, प्राणिज स्रोत। तो ये दो रूप हमने देख लिए। पूर्वगामी रूप कौन कौन से हैं? रेटिनॉल और कैरोटीन। कैरोटीन जो है वानस्पतिक रूप होता है और रेटिनॉल जो है प्राणिज रूप होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कैरोटीन के टाइप जो है। इसके 3 रूप होते हैं। पहला है अल्फा, दूसरा है आपका बीटा और तीसरा आपका है गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा और ये दोनों ही निष्क्रिय होते हैं, इनका कुछ कार्य नहीं होता है हमारे शरीर में, निष्क्रिय। जबकि जो बीटा है, कैरोटीन का जो बीटा रूप होता है, यही जो है प्रोविटामिन के मतलब ये विटामिन ए के रूप में चेंज होता है। ये ही क्या होता है? विटामिन ए के रूप में चेंज होगा। बात कर लेते हैं विटामिन ए के रूप के बारे में। हमने कैरोटीन के रूप देख लिए कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और गामा जो है ये निष्क्रिय रहते हैं, जबकि बीटा जो है ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए के टाइप्स के बारे में। विटामिन ए जो है इसके 4 टाइप्स हैं। पहला विटामिन A1, विटामिन A2, विटामिन A एल्डिहाइड, विटामिन A एल्डिहाइड और लास्ट है आपका विटामिन A एसिड। तो विटामिन ए जो है ये प्राणिज स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वहीं पर विटामिन A2 जो है ताजे पानी की मछलियों में जो है आंखों के लिए भी जरूरी है, साथ ही प्रजनन, आंखों को स्वस्थ रखने में, साथ ही प्रजनन में
विटामिन ए एल्डिहाइड जो है सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन ए एसिड के बारे में। इसे रेटिनॉइड भी कहते हैं, रेटिनॉइड भी कहते हैं, और ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ये तीनों रूप, विटामिन ए जो कि प्राणी सोर्स से प्राप्त होता है, विटामिन A2 जो कि ताजे पानी की मछलियों में पाया जाता है, और विटामिन ए एल्डिहाइड जो हमारी आंखों के को स्वस्थ रखने में साथ ही प्रजनन में सहायक होता है, ये तीनों ही कन्वर्ट होंगे आपके। जबकि जो विटामिन ए एसिड या रेटिनॉइड है ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये एक तरह से निष्क्रिय रूप में कार्य करता है। वर्क के बारे में हमें विटामिन ए क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं विटामिन ए के वर्क के बारे में। वर्क ऑफ, तो विटामिन ए के जो कार्य हैं उसमें सबसे पहले जो मेन वर्क है वो आपका आंखों के स्वास्थ्य के लिए है, ये कार्य करता है। साथ में जो श्लेष्मिक झिल्ली है उसको स्वस्थ रखने का कार्य करता है। श्लेष्मिक झिल्ली होती क्या है, हमारे जो इंटरनल भाग होते हैं, हमारे शरीर के जो इंटरनल परत होती है, इंटरनल अंगों को कवर करके रखती है। इंटरनल अंग जैसे कि आँख, मतलब जो इंटरनल अंग होते हैं उनको कवर करके रखती। तो श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है वो हमारे इंटरनल अंगों को कवर करके रखती है। श्लेष्मिक झिल्ली हमारी आंखों के अंदर होती है, एक पतली सी परत होती है। इस श्लेष्मिक झिल्ली के कारण ही जो अश्रु ग्रंथियां हैं कार्य करती है, और हमारे आंखों में जो पानी रहता है वो इसी वजह से रहता है। साथ ही ये हमारे आंखों की सुरक्षा भी करती है। इसके अलावा जो है हमारी जो वजाइना वगैरह है इनमें भी श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है, और ये प्रजनन के समय जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस समय भी सहायक होती है, और क्रमानुकंचन की वजह से ही बच्चे का जन्म हो पाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में एपिथेलियम टिश्यू को भी स्वस्थ बनाने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए करता है। हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे कुछ एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि धूप के संपर्क में आने पर हमारे शरीर जो है एपिथेलियम टिश्यू ही धूप के संपर्क में आकर विटामिन डी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एपिथेलियम विटामिन ए जो है एपिथेलियम टिश्यू को भी स्वस्थ रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट, प्रजनन में भी विटामिन ए सहायक होता है, और गले, आंखों और नाक जो है उनके इंटरनल परत को भी स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ पर श्लेष्मिक झिल्ली होती है, इनको ये स्वस्थ बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी ये कार्य करता है। ऑक्सीडेंट, विटामिन ए है, सी है और ई, ये तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। हम रोगों से सुरक्षित रहते हैं। ये तो इनके मेन वर्क हो गए विटामिन ए के। अब कुछ सहायक कार्य, जो कि मेन वर्क किसी और का होता है परंतु ये सहायता करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि विटामिन जो है सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि वसा है, कार्बोज है, इनके पाचन में सहायक होते हैं। तो इसके अलावा इनके जो सहायक कार्य हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका है घाव को भरना। दूसरा, पहला घाव को भरना, और दूसरा हड्डी व दांतों को स्वस्थ बनाए रखना। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाने का कार्य भी जो है विटामिन ए करता है। और ये जो मेन वर्क होता है विटामिन घाव को भरने का, वो होता है आपका विटामिन सी का। यहाँ पर भी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य जो है इसमें सहायक होता है विटामिन ए, लेकिन जो मेन वर्क होता है, मेन वर्क है ये कैल्शियम और फास्फोरस का। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि जो मेन वर्क किसका है या सहायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। इन्हें हमें पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि ये जो है नेट का क्वेश्चन है, अरेंज करने के लिए आता है। तो आपको इसे अरेंज जो
हम स्टेप वाइज ही हमें इसे याद करना है। तो चलिए देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। यहाँ पर पहला आपका आ जाएगा रतौंधी, दूसरा है जीरोप्लेथेमिया, तीसरा व्हाइट डॉट स्पॉट, चौथा है फोटोफोबिया, है जीरोसिस कंजक्टाइवा, छठा है कार्निया जीरोसिस, मलेशिया। और कैरेटोमलेशिया की जो रोस्ट कंडीशन है वो है ग्लूकोमा। और लास्ट वाला है वो आपका है कार्नियल स्क्वायर, जो कि अभी आगे मैं आपको लिख के दिखाएंगे। कार्नियल स्क्वायर जो कि आगे आपको डिटेल में बनाती हूँ। पहले हम देख लेते हैं रतौंधी। रतौंधी में क्या होगा, अंधेरे में हम नहीं देख पाएंगे, अंधेरे में देखने की क्षमता हमारी खत्म हो जाएगी। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रात में हमें दिखाई नहीं देता। अगर दिन में भी अंधेरा हुआ है तो उस समय भी दिखाई नहीं देगा। तो अंधेरे में देखने की जो क्षमता है ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका है जीरोप्लेनिया कार्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो सूख जाएगी, जो श्लेष्मिक झिल्ली होगी वो सूख जाएगी। और व्हाइट डॉट स्पॉट, इसमें सफेद भाग पर तिकोना स्पॉट दिखाई देगा। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया में तेज प्रकाश में नहीं दिखाई देगा। इसके बाद में है जीरोसिस। आपकी जो ये कंजक्टाइवा है, आंखों की जो कंजक्टाइवा होगी वो सूख जाएगी और झुर्रीदार हो जाएगी। कंजक्टाइवा सूख जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी। कार्निया जीरोसिस जो है इसमें अश्रु ग्रंथियां जो आंखों में हमारे पानी आता है, प्याज वगैरह भी खाते हैं या वैसे भी हमारी आंखों में जो पानी आता है वो अश्रु ग्रंथियां होती है। इन्हीं की वजह से हमारी आंखों में पानी स्रावित होता है। तो ये जो अश्रु ग्रंथियां हैं ये सूख जाएंगी और इसी वजह से हमारी आंखों में नमी नहीं रहेगी, जो कि सही नहीं है हमारे लिए। हमारे मुंह में भी हमेशा ही लार की वजह से पानी रहता है, आंखों में भी अश्रु ग्रंथियां हैं, इनसे जो कुछ द्रव्य पदार्थ स्रावित होता है उसी वजह से हमारी आंखों में नमी बनी रहती है। और यहाँ पर क्या होगा, कैरेटोमलेशिया में जब अश्रु ग्रंथियां सूख जाएंगी तो वो नमी खत्म हो जाएगी और ये नमी खत्म होने के बाद में जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो टूट जाएगी और आंखों में लगने लगेगी, जिससे कि घाव हो जाएगा। इसके बाद में है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो कैरेटोमलेशिया की रोस्ट कंडीशन है और इसमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दिखना, हमारा जो विजन है वो खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कार्नियल स्क्वायर के बारे में। कार्निया स्क्वायर ये क्या होता है, अस्थि व उपास्थि से रिलेटेड रोग होता है और इसमें क्या होता है, हमारी अस्थियां और उपास्थियां प्रभावित होती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले अन्य रोगों के बारे में। विटामिन ए की कमी से, वैसे तो ये जो मेन रोग थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए, जो कि नेट में स्पेशली पूछा जाता है। इनको अरेंज करने के लिए आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किसके बाद कौन सा रोग आएगा, तो उसे अरेंज करके आपको लगाना है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए की कमी से और भी कौन से रोग होते हैं। तो दूसरा जो है वो है फाइनोडर्मा। स्पेशली जो है ये वसा के कारण होगा, वसा की कमी अगर होगी तो फाइनोडर्मा हो जाएगा। लेकिन विटामिन ए की भी अगर आपके शरीर में कमी है, विटामिन ए और वसा,
दोनों की कमी है तो आपको फाइनोडर्मा देखा जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका फाइनोडर्मा पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑप्शन में आपके पास वसा नहीं है तो आप विटामिन ए के साथ जाएंगे, और वसा और विटामिन ए दोनों दिए हुए तो आपको दोनों ही टिक करने हैं। लेकिन जो मेन है वो वसा की वजह से होता है। फाइनोडर्मा होता क्या है, इसमें त्वचा कछुए के समान हो जाएगी। कछुए के समान का मतलब हमारी जो स्किन है उसमें नमी बनी रहती है। सर्दियाँ, जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हम नमी लगा के रखते हैं, हमेशा क्रीम वगैरह लगा के रखते हैं, उससे हमारी त्वचा में नमी रहती है। लेकिन अगर फाइनोडर्मा हो जाता है तो हमारी स्किन जो है कछुए जैसी हो जाती है, सख्त हो जाती है, और उसमें ऐसे ऐसे आवाज़ आने लग जाती है। यूं यूं करेंगे तो टक टक की आवाज़ आएगी, तो वो ही आपका फाइनोडर्मा होता है, जो कि मेनली जो है वसा की कमी से होता है। साथ ही विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी है तो भी ये होगा। रीज़न क्या है, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, और वसा में घुलनशील है, तो इस वजह से इन दोनों की कमी से फाइनोडर्मा देखा जाता है। बात कर लेते हैं विटामिन ए के सोर्स के बारे में। ए के स्रोत तो सारे ही जो हमारे ऑरेंज फ्रूट है, जैसे कि गाजर है आपका, बहुत बेस्ट सोर्स जो है वो गाजर है, कद्दू और साबुत अनाज। इसके अलावा भी जो सारी सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, उनमें भी सभी में विटामिन पाया जाता है। हम सभी ऐसा जानते हैं कि विटामिन की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं सब्जियों की, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह, तो इनमें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और इसके अलावा जो प्राणी सोर्स होते हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि विटामिन ए जो है प्रोविटामिन है। इसके पूर्वगामी रूप दो होते हैं, कौन कौन से, कैरोटीन। कैरोटीन तो आपके कैरोटीन तो ये इनमें होगा, आपका क्या होगा, कैरोटीन। और जो ये प्राणी सोर्स होते हैं इनमें आपका रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो है स्पेशली जो ताजे पानी की मछलियां हैं, लाड वगैरह, जैसे सुअर का मांस वगैरह है, इनमें स्पेशली पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए का डाइजेशन। विटामिन ए जो है इसका डाइजेशन किस तरह से होगा, डाइजेशन, विटामिन ए का डाइजेशन जो है वो दो चीजों से होगा। किससे होगा, एक तो वसा और दूसरा बाइल जूस। बाइल जूस का मतलब होता है, हिंदी में इसे हम कहते हैं पित्त। तो विटामिन ए के डाइजेशन के लिए इन दोनों का होना जरूरी है, वरना विटामिन ए जो है हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। ए की अधिकता हो जाए, ये क्या हो, अगर अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, विषाक्तता होगी, और इसके अलावा पाचन संबंधी गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी। तो आज हमने देख लिया विटामिन ए के हमने जाना कि प्रोविटामिन होता है, इसके कौन कौन से पूर्वगामी रूप होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिलता है, कौन कौन से इसके बेस्ट सोर्स हैं, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए का वर्क क्या है हमारे शरीर में, किस तरह से सहायक के रूप में भी कार्य करता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। कल की क्लास में हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, और आपसे कहना चाहूँगी कि आप विटामिन ए आज अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, और आप घर जाकर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगी, आप विटामिन ए जो है आप क्लियरली अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो जो क्वेश्चंस जो है विटामिन ए से आ सकते थे वो हमने सारे यहाँ पर मेनली डिस्कस कर लिए हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको घर पर जाकर सॉल्व करने हैं, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट होने के बाद में हम एक एक करके सभी टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो आप उसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही।
कल मिलेंगे विटामिन बी के साथ। थैंक यू सो मच।